गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में पहला पाठ हमारा ख़त्म हो चुका था। आज हम दूसरा पाठ शुरू करेंगे। वैसे अभी तक हमारे 4 पाठ ख़त्म हो चुके हैं, 5वां शुरू करेंगे। अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण, इन तीनों का अभ्यास करना है। हमारे पास आज पहला सवाल है, अम्ल और क्षारक के सामान्य गुणधर्म लिखिए। अम्ल और क्षारक के गुणधर्म देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोगों को गुणधर्म दिखाई देंगे। अम्ल जो हैं वह स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, नीले को लाल करते हैं। यह अम्ल के 2 गुण हो गए। क्षारकों के भी 2 गुण हैं, स्वाद में कड़वा होता है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दोनों का उल्टा पुल्टा काम है। ये दो गुणधर्म आप लोगों को लिखने हैं। उसके बाद हैं कि सूचक किसे कहते हैं। अम्ल एवं क्षारक जैसे पदार्थों की जांच के लिए उपयोगी पदार्थ लिखिए। सूचक किसे कहते हैं। सूचक किसे कहते हैं, यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है कि जो विलयन अम्ल और क्षारक की उपस्थिति में रंग परिवर्तन करता है, शब्द को याद रखिए, खास करके रंग परिवर्तन करते हैं, उसे कहते हैं सूचक। उसके सूचक के 3 प्रकार हैं, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। फिर से याद रखिए, जो विलयन अम्ल और क्षारक की उपस्थिति में रंग परिवर्तन करते हैं, रंग का परिवर्तन हो जाता है, उसे कहते हैं सूचक। प्राकृतिक सूचक होते हैं, संश्लेषित यानी मानव निर्मित, मनुष्य ने बनाए हुए सूचक, और गंधीय सूचक। तो उसके बारे में और भी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखते हैं कि प्राकृतिक सूचक में हम क्या लिख सकते हैं। प्राकृतिक सूचक में हम लिख सकते हैं कि लिटमस, अभी हमने लिटमस पत्र की बात की, वहीं लिटमस जो है वह प्राकृतिक सूचक हैं। उसी प्रकार हल्दी, यह भी प्राकृतिक सूचक हैं। उसके बाद साबुन की बात करते हैं। हमारे कपड़ों पर लगे दाग को मिटाने के लिए हमें साबुन रगड़ना पड़ता है, तो ये एक साबुन जो है वह संश्लेषित, मनुष्य निर्मित हमारे पास सूचक हैं। उसके बाद अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए हमारे पास और भी संश्लेषित सूचक हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन। संश्लेषित सूचक के उदाहरण आ गए। और गंधीय सूचक, उससे पीछे के पेज पर देखेंगे हम लोग गंधीय सूचक के बारे में। तो यहाँ पर 2 प्रकार के सूचक आ गए, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। दोनों के उदाहरण भी हो गए। गंधीय सूचक हमारे पास पीछे के पेज पर आने वाले हैं। देखते हैं गंधीय सूचक के बारे में। यहाँ हमारे पास ये सब काम नहीं है, ये थोड़ी क्रियाकलाप है। गंधीय सूचक का उदाहरण यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर गंधीय सूचक का उदाहरण मिलेगा, जैसे कि तनु वैनिला और लौंग का तेल, ये दोनों गंध की जांच के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, यानी ये गंधीय सूचक हैं। तो 3 प्रकार के सूचकों के उदाहरण मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, आप लोग लिख सकते हैं। आगे का सवाल है, दानेदार झींक की तनु सल्फ्यूरिक एसिड यानी अम्ल के साथ की अभिक्रिया से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन गैस की जांच प्रयोग द्वारा कीजिए। उसके लिए हमें ये प्रयोग करना है। क्रियाकलाप 2.3, चित्र में दर्शाए गए अनुसार उपकरण पहले व्यवस्थित कीजिए। ये उपकरण आप लोग देख सकते हैं, इसमें यह स्टैंड है, आप लोग देख सकते हैं यह स्टैंड है। उसके बाद हमें परख नली लेनी है, एक प्रवाह नली है, यह साबुन का विलयन तो बाद में आएगा। परख नली के अंदर देखते हैं क्या 2 चीज़ें मिलाई गई हैं, तो वो 2 चीज़ें हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार झींक के टुकड़े। इन दोनों की खास हमें आवश्यकता होती है। इन दोनों के बीच अभिक्रिया होने से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। फिर इस परख, ये मोमबत्ती के द्वारा उसकी परख की जाएगी और इस प्रकार हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हमें मिलेंगे, बुलबुले। तो चलते हैं प्रयोग की तरफ। परख नली में हमें 5 मिलीलीटर
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, उसमें दानेदार झींक के टुकड़े डालेंगे। तो दानेदार झींक के टुकड़े डालेंगे तो क्या हमें दिखाई देगा, ये सब हमारे पास सवाल हैं, इसके बारे में नीचे दिया गया है क्रियाकलाप के नीचे, उसका अभ्यास करते हैं। चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र बनाने के बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि धातु जो हैं, यानी जिंक धातु की बात की थी हमने, जिंक Zn, ये जिंक धातु जो है वह अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन का विस्थापन करता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन गैस के निकलने से यह पता चलता है कि अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है जिसे हम लवण कहते हैं। और अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया से लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। चौथा सवाल हमारे पास है धातु की क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो ऊपर वाले सवाल में देखा था धातु की अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया से क्या होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जबकि धातु की क्षारक के साथ अभिक्रिया यह धातु है जिंक और यह क्षारक है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो परख नली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े लीजिए, उसमें 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिला देंगे, फिर उसे गर्म करेंगे। तो हमें इस प्रक्रिया से क्या प्राप्त होता है, सोडियम जिंकेट। इतना ये सूत्र याद रखना है, सोडियम जिंकेट। थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। सोडियम जिंकेट मैंने खास नोट करके रखा है, 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है। सोडियम जिंकेट इतना लिखना है आप लोगों को, ZnO2 सोडियम जिंकेट। तो धातु की क्षारक के साथ अभिक्रिया से सोडियम जिंकेट नामक लवण उत्पन्न होता है। उसके बाद हमारे पास 5वां सवाल है कि पाँचवा सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो इसके लिए भी एक और प्रयोग दिया गया है, हमें उसका चित्र भी बनाना पड़ेगा। देखते हैं चित्र में और साथ में लिखावट देखते हैं। परख नली ए में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, यह परख नली ए है हमारे पास, ये वाली परख नली ए, और ये दूसरी यानी बी। इसमें हम क्या डालेंगे, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर दिखाई देगा आप लोगों को सोडियम कार्बोनेट डाला गया है। और परख नली बी में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया गया है। इसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया गया है। इन 2 परख नलियों में लगभग 2 मिलीलीटर तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे। दोनों में यहाँ से जो थीसल फनेल दिख रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है। तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं नीचे। इस प्रकार बताया गया है कि परख नली ए में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो जो सोडियम कार्बोनेट था वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, NaCl बनाता है, सोडियम क्लोराइड, और H2O पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। जबकि परख नली बी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, वह HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वह भी NaCl बनाता है, सोडियम क्लोराइड, वह भी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। आगे चलते हैं। CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कम मात्रा में, शब्दों को देखिए, कम मात्रा में और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाने पर क्या होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम मात्रा में मिलाने पर क्या बनता है, CaCO3 यानी श्वेत अवक्षेप। श्वेत अवक्षेप यानी वह पानी दूधिया हो जाता है। पानी कैसा हो जाता है, दूधिया। आप लोग खास लिखिए, पानी का रंग जो है वह दूधिया रंग हो जाता है, दूधिया रंग का पानी हो जाता है। यहाँ पर लिखेंगे दूधिया रंग, यहाँ पर
दूधिया रंग, पानी जो है वह दूधिया रंग का हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में मिलाने पर कैल्शियम कार्बोनेट के श्वेत अवक्षेप बनेंगे और पानी जो है वह दूधिया रंग का बनेगा। और अधिक मात्रा में यदि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो इसी में यह जो हमारे पास श्वेत अवक्षेप मिले थे उसी में यदि अधिक मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे अधिक मात्रा में, तो हमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा और उसका दूधिया रंग दूर हो जाता है। कौन सा रंग दूर हो जाएगा? दूधिया रंग जो है वह दूर हो जाता है, यानी निकल जाएगा। सवाल को देखिए फिर से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कम मात्रा में एवं अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाने पर क्या होता है? कम मात्रा में मिलाएंगे तो क्या होता है, जो विलयन है वह दूधिया रंग का सफ़ेद हो जाता है और अधिक मात्रा में मिलाने पर वह दूधिया रंग दूर हो जाता है। और ये दो समीकरण लिखने पड़ेंगे। आखिरी सवाल है, कैल्शियम कार्बोनेट हमें कुदरत में से कौन से स्वरूप में प्राप्त होते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट हमें चूने के पत्थर के रूप में मिलेगा। इसी कैल्शियम कार्बोनेट की बात की गई है। वह खड़िया यानी चौक, हम जो बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे स्कूल में लिखते हैं ना, वही चौक जो है वह भी कैल्शियम कार्बोनेट है। संगमरमर के पत्थर में भी कैल्शियम कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ तक हम लोग रुक जाते हैं। यह हमारे आज की बॉर्डर आ गई हैं। यहाँ तक ही आज हमें करना है। अगले वीडियो में हमें क्या करना है, तो अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। थोड़ा सा आगे आप लोग पढ़ के रखिए तो मज़ा आएगा। देखते हैं कि आज हमारे 7 सवाल हो गए। ये 7 सवाल हैं और कम मात्रा में हैं, तो आप लोग घर पे इसको 2 बार लिख सकते हैं तो याद रहेंगे। और 2 सवाल ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को चित्र भी बनाना है। अच्छे से चित्र बनाइए। और YouTube पर जाकर आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राइट साइड पर आप लोग देखेंगे तो बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा दीजिए ताकि आप लोगों को वीडियो तुरंत मिलती जाए, अभ्यास तुरंत हो सके, आप लोग अभ्यास में आगे बढ़ सकें। बस आज इतना ही देखना है। धन्यवाद।